हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो बच्चों अपन नीट 2024 इसके फिज़िक्स के सॉल्यूशंस वो करवाने वाले हैं। बच्चों इस चैनल पे नीट के 2000 से लेके 2023 तक के ऑलरेडी सारे PYQs अवेलेबल है। जेई मेंस के बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल हैं। ज़रूर इनको सॉल्व कीजिए, आपकी तैयारी में बहुत मदद मिलने वाली है आपको। जैसा कि हम बोलते हैं PYQ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। इस पेपर में भी डायरेक्टली PYQ से क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर की PYQ सॉल्व करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। आओ बच्चों पेपर सॉल्व करते हैं अपन नीट 2024 की कंप्लीट फिजिक्स जो 50 सवाल थे उनका। तो सबसे पहले अपन सेक्शन ए बच्चों उसके 35 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन आते हैं। 35 के 35 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। आओ इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तुम्हें हिंदी में भी दिख जाएंगे बच्चों, इंग्लिश में भी दिख जाएंगे। मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, आप हिंदी में क्वेश्चंस को पढ़ लेना वीडियो पॉज करके, साथ में सॉल्व करना। नहीं सॉल्व कर पाओ तो सॉल्यूशन तो मैं बता ही रहा हूँ। क्या बोला है, इन वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये बराबर है n टाइम्स मेन स्केल डिवीजन के, ऐसा बोला गया है। 1 मेन स्केल डिवीजन 0.1 मिलीमीटर के बराबर है, तो मेन स्केल डिवीजन वो बराबर है 0.1 मिलीमीटर के। वर्नियर कांस्टेंट बताना है बच्चों। वर्नियर कांस्टेंट मतलब लीस्ट काउंट बोला जा रहा है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, अल्पतमांक का फॉर्मूला होता है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ये निकालना है, बस छोटा सा सवाल है। तो मेन स्केल डिवीजन को तो मेन स्केल डिवीजन ही रहने दो, क्योंकि मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू तुम्हारे पास है ना, तो उसको मत छेड़ो। माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, बच्चों वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n/n+1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। तो वर्नियर स्केल डिवीजन में लिख देना n/n+1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। बच्चों यहाँ से मेन स्केल डिवीजन अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ रहा है 1 - n/n+1। तो लीस्ट काउंट का आंसर कितना आ रहा है बच्चों, बताओ। लीस्ट काउंट का आंसर आ रहा है मेन स्केल डिवीजन। अच्छा, नीचे अगर n+1 में एलसीएम ले लूँ तो ऊपर आएगा n+1 - n। n से n कैंसिल हो गया एलसीएम लेने के बाद। लीस्ट काउंट का आंसर आ गया बच्चों मेन स्केल डिवीजन अपॉन n+1। अब मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू, इस मेन स्केल डिवीजन की जगह तुम क्या लिख सकते हो, 0.1 मिलीमीटर। अब ये 0.1 मिलीमीटर है, इसको तुम्हें आंसर सेंटीमीटर में दे रहे हैं। देखो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में अगर तुम्हें आंसर देना है तो आप इसे कन्वर्ट कर लो। तो लीस्ट काउंट का आंसर मैं लिख देता हूँ। लीस्ट काउंट का आंसर आया है 10⁻⁻4 अपॉन n+1 मीटर में, क्योंकि मिलीमीटर का 10⁻³ आएगा और 0.1 का 10⁻⁻1 है। अब बताओ यहाँ पे 10⁻² मीटर, ये तो ऊपर रहने दो, नीचे 10⁻² को नीचे ले जाओगे तो 100 टाइम्स n+1 आ गया। बच्चों ये 10⁻² मीटर, इसी को तो सेंटीमीटर कहते हैं अपन। आंसर आ जाएगा 1/n+1 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1/n+1 मल्टीप्लाई बाय 100 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। बच्चों YDSC का सवाल दिख रहा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सवाल दिख रहा है, हिंदी में भी सवाल दिख रहा है, इंग्लिश में भी दिख रहा है। वीडियो पॉज करके हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लेना। बच्चों बोला हुआ है इन मोनोक्रोमेटिक सोर्स यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रिप्लेस कर दिया व्हाइट लाइट से। मोनोक्रोमेटिक सोर्स मतलब एक ही लैम्डा था, अब व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर दिया। तो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स मतलब 7 लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज होंगी। तो क्या होगा बच्चों, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हम आपको क्लास में बताते हैं कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर व्हाइट लाइट से रिप्लेस कर देते हो तो सेंट्रल जो पॉइंट है ना, सेंटर पर आपको क्या मिलने वाला है, सेंटर पे आपको मिलने वाला है बिल्कुल वाइट लाइट। सेंटर पे वाइट लाइट क्यों मिलने वाली है, क्योंकि बच्चों सेंटर पे सभी का पाथ डिफरेंस, पथांतर 0 होगा। तो सेंटर पे सारी लाइट का मैक्सिमा बनने वाला है, सारी लाइट मिलके ना वाइट बनाने वाली है, इसलिए सेंटर में डार्क मिलेगा, वो तो गलत हो गया। इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर, वो भी गलत हो जाएगा। देयर विल बी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सही बात है बच्चों, सेंट्रल पे ब्राइट मिलेगा क्योंकि सबका पथांतर, पाथ डिफरेंस सेंटर पे 0 हो जाएगा, इसलिए सेंटर पे हमें वाइट लाइट मिलने वाली है।
और सराउंडेड बाय फ्री कलर्ड फ्रिंजेस। सही बात है बच्चों। इसके आगे क्योंकि सबका लैम्डा अलग अलग है, सबका लैम्डा अलग अलग है, तो सबका बीटा भी अलग अलग होने वाला है। सबका लैम्डा अलग अलग है, सबका बीटा अलग अलग होने वाला है, इसलिए आपको फिर अलग अलग रंग मिलने वाले हैं। चौथा आंसर, सभी की फ्रिंज विथ सेम होगी। नहीं बच्चों, बीटा की वैल्यू लैम्डा डी बाई डी है, तो फ्रिंज विथ भी सबकी सेम नहीं होगी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड आ जाएगा कि देयर विल बी सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रिंज सराउंडेड बाय फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस। ये तीसरा आंसर आ जाएगा, कुछ रंगीन फ्रिंजों से घिरी एक दीप्त केंद्रीय फ्रिंज होगी। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो अगर आप देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन अपन ने सेमीकंडक्टर्स में से दिख रहा है अपने को। बड़ा आसान सा सवाल है बच्चों, कोई मैथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें समझना ये है इस ट्रुथ टेबल में। देखो जब b 0 है तो y 1 हो गया, उल्टा हो गया क्या? जब b 1 है तो y 0 हो गया, उल्टा हो गया क्या? फिर b 0 है तो ये 1 हो गया, ये 1 है तो 0 हो गया। ये तो देखते ही पता लग रहा है कि y b का बार है, b का उल्टा है। कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जो दिख रहा है उससे आंसर दे दिया अपन ने। आगे चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी के 3 से 4 सवाल आए हुए हैं। बड़ा आसान सवाल, हिंदी इंग्लिश दोनों में। टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है बैटरी की। बताओ बैटरी की टीपीडी निकालनी है। क्या होती है टीपीडी? टीपीडी ई प्लस माइनस आई आर होता है बच्चों। ई प्लस आई आर कब होता है? जब वो लोड हो जाए। ई माइनस आई आर जब वो सोर्स हो जाए। बच्चों एक ही बैटरी है तो ये खुद सोर्स ही होगी। दो बैटरी होती तब सोचते कौन सोर्स कौन लोड। एक ही बैटरी है तो उसी के कारण करंट फ्लो कर रहा है, यानी वो लोड है। मतलब टीपीडी का आंसर तुम्हें क्या लिखना है? ई माइनस आई आर। बच्चों इसमें करंट कितना फ्लो होगा? V बराबर आई आर से निकाल लो। V कितना है 10, I कितना है पता नहीं, R कितना है 4 + 1 5, क्योंकि करंट तो सीरीज में सब में सेम ही जाएगा। I की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 10/5 2 एम्पियर। आंसर कितना आ गया? E की वैल्यू कितनी है? 10, I की वैल्यू कितनी है? 2, R की वैल्यू कितनी है? 1, 10 - 2 8 वोल्ट टीपीडी आ गया बच्चों। ये R इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये E की वैल्यू 10 दी हुई है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाहरी प्रतिरोध दिया हुआ है। बड़े सीधे सीधे सवाल हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है, आगे बढ़िए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का सवाल है। ये हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ाते हैं, मैग्नेटिज्म में भी पढ़ाते हैं। क्या बोला हुआ है बच्चों? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। मैग्नेटिक नीडल 20 कंप्लीट ऑसिलेशन करती है 5 सेकंड में। बच्चों 20 ऑसिलेशन 5 सेकंड में, तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा? 5/20 सेकेंड। एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√I/mb होता है, पढ़ाया हुआ है आपको। बच्चों टाइम पीरियड लिख दो, टाइम पीरियड की जगह 5/20 लिख दो, 2π लिख दो, √I मतलब जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9.8 × 10⁻⁻6 अपॉन mb। m कितना है बच्चों? m की वैल्यू दे रखी है x × 10⁻⁻5। चलो एक बार अपन तो m ही लिख लेते हैं। और b कितना दे रखा है? b 0.049। चलो सॉल्व कर लो इसे। तो 5 से ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बच्चों इसे नीचे लाओगे तो ये 1/8π हो जाएगा। 2π को नीचे ले आए और बाकी रूट के अंदर लिखा हुआ है। रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 9.8 × 10⁻⁻6 और नीचे लिखा हुआ है m × 4.9 × 10⁻²। देखो मैंने यहाँ से ना डेसिमल 2 आगे ले गया ताकि नीचे 4.9 मिल जाए। 4.9 और 9.8 को 2 बार कैंसिल कर पाऊँ मैं। अब मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दूँ बेटा जी, 1/64π² बन गया, 1/64 और रूट हट गया, ऊपर क्या आ गया? 2 × ये बच्चों 10⁻² ऊपर गया तो 10⁻⁻4 बाकी रह गया और नीचे m। तो फिर यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m की वैल्यू 128π² × 10⁻⁻4। ये m आया है। क्वेश्चन ने m कितना दिया हुआ है? x × 10⁻⁻5। तो यही वैल्यू किसके बराबर दी गई है? x × 10⁻⁻5 के बराबर। अगर ये वैल्यू बराबर है x × 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 को नीचे ले आओ भाई, तो कितना आ गया आंसर?
128 पाई स्क्वायर इंटू 10, क्योंकि 10 की पावर -4 नीचे आएगा, 10 की पावर -5 तो ऊपर 10 बाकी रह जाएगा। ये आंसर है 128 पाई स्क्वायर इंटू 10, यानी 1280 पाई स्क्वायर। फोर्थ, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। सिक्स्थ क्वेश्चन बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, करंट एक्सिटी का सवाल है। वायर ऑफ लेंथ L, रेजिस्टेंस 100 ओम। एक वायर की लेंथ है 100 ओम। इट डिवाइड्स इनटू 10 पार्ट्स। बच्चों 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आर का फॉर्मूला रो एल बाई ए होता है, तो आर समानुपाती आर प्रोपोर्शनल टू एल बोल सकते हैं, क्योंकि रो और ए के बारे में कुछ बोला नहीं हुआ है, इसे कट ही किया गया है आर प्रोपोर्शनल टू एल। बच्चों 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो लेंथ 1/10 टाइम्स हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी 1/10 टाइम्स हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस ईच पार्ट का, प्रत्येक कटे हुए भाग का रेजिस्टेंस R/N या 100/10 या 10 ओम हो जाएगा। तो 10 हिस्सों में काटा है ना, तो हर एक का रेजिस्टेंस 10 हो गया। अब इनमें से पहले 5 को सीरीज में जोड़ दिया। अब ऐसे मैंने 1 2 3 4 5 ये सब 10-10 ओम के 5 प्रतिरोध, 5 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ गए हैं, और अगले 5 ना पैरेलल में। अब अगले 5 जो हैं 1 2 3 4 5, ये 5, ये भी कितने कितने के थे, 10-10 के थे। ये सब कैसे जुड़ गए हैं, पैरेलल में, और ये दोनों आपस में सीरीज में, ये आपस में सीरीज में जुड़े हुए। अब ये बताओ, ये जो 5 अपन ने सीरीज में जोड़े हैं, इनका आंसर कितना आ जाएगा, 5 × 10 मतलब 50 आ जाएगा। वो सीरीज में होता था ना कि अगर अपन ने आर के n रेजिस्टेंस जोड़े हैं तो NR हो जाता था, R+R+R। ये जो 5 पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इनका आंसर R/N आ जाएगा बच्चों, मतलब 10/5 यानी कि 2 ओम आ जाएगा। अब ये 50 और 2 सीरीज में है, 50 और 2 सीरीज में, 50 और 2 सीरीज में 50 + 2 52 ओम आ जाएगा क्या, 52 ओम आ जाएगा क्या। सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आओ 7th क्वेश्चन, NLM का बहुत ही बेसिक सा सवाल। सारे क्वेश्चंस हमारे जो लेक्चर्स मिलेंगे बच्चों, उसमें मिल जाएंगे आपको सारे क्वेश्चंस, तो उनमें आप अच्छे से सारे सवाल देख सकते हो। बताओ क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है। फोर्स 10 न्यूटन का लगाया अपन ने, 10 न्यूटन का फोर्स जो लगाया है ब्लॉक ए पे लगाया हुआ है, और मास ए और बी, एक 2 किलोग्राम का है, एक 3 किलोग्राम का है, और फोर्स ए ने बी पे कितना लगाया वो बताया हुआ है। बच्चों आप F = ma लगा सकते हो, F = ma, F की वैल्यू है 10। अब ये इक्वेशन किसके लिए लगा रहे हो वो ज़रूर देख लेना, सिस्टम के लिए। तो फोर्स भी सिस्टम का, मास भी सिस्टम का, एक्सेलरेशन भी सिस्टम का। फोर्स सिस्टम पे कितना लग रहा है, 10 लिख लिया है। मास सिस्टम का कितना है, 5 है ना, पूरे सिस्टम का मास 5 हो जाएगा, इंटू एक्सेलरेशन ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 मीटर/सेकंड²। एक्सेलरेशन 2 आ गया। बच्चों हमने यहाँ पे आपको बताया हुआ है ये 2 किलोग्राम है, और ये जो दूसरा मास है ये 3 किलोग्राम है। ठीक है, और हमने फोर्स कितने का लगाया है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ है। अब हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई थी कि ब्लॉक्स के बीच की जब भी नॉर्मल रिएक्शन निकालनी हो, ब्लॉक्स के बीच की जब भी नॉर्मल रिएक्शन निकालनी हो, तो ब्लॉक्स के आगे का मास इंटू एक्सेलरेशन कर दिया करो। तो ब्लॉक्स के आगे का मास 3, एक्सेलरेशन 2, आंसर 6 न्यूटन, फटाफट आंसर आ गया। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक लगा के कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। चलो 7th के बाद 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन में अगेन मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोला हुआ है, अ टाइटली वुंड 100 टर्न्स, तो n की वैल्यू 100 दे रखी है, रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 7 एम्पियर करंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। बच्चों कॉयल दी हुई है, कुंडली मतलब रिंग है, और बार बार उसे यहाँ पे घुमा दिया गया है, तो 100 टर्न की रिंग बन गई। रिंग के सेंटर पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, μ0 Ni/2r। तो सॉल्व कर लो बच्चों, बोलो μ0 की वैल्यू कितनी लिखोगे। μ0 की वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी 4 पाई × 10⁻⁻7। तो ये आपको लिखनी पड़ेगी बच्चों 4 पाई × 10⁻⁻7 μ0 की वैल्यू। n नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, करंट 7 दिया हुआ है, अपॉन 2, r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर मतलब 10,
और अपॉन वाला 100 ऊपर आ गया। बच्चों ये 2 0 और ये 2 0, ये 4 0 हो गए। 10 की पावर बाकी रह गई -3, क्योंकि यहाँ पे 7 था ना, 7 में से 4 चला गया और ये 2 से इधर ये 2 आ गया, तो 2 पाई इंटू 7 कितना हो गया, 2 पाई इंटू 7 हो गया 14 पाई, और एक नीचे 10 और रह गया है, तो ये ऊपर 10 की पावर -1 और आ गया। 14 पाई कितना होगा, 14 इंटू 3 है ना, तो 3.14, इसको मल्टीप्लाई करना है, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद 10 की पावर -4 और है। बच्चों 14 3 जा 42 हो जाएगा वैसे तो, है ना, तो 42 इंटू 10 की पावर -4 आंसर आ रहा है लगभग, या 4.2 इंटू 10 की पावर -3, 4.2 मिलीमीटर के आसपास कोई आंसर दिख रहा है क्या? 4.2 मिलीमीटर, 4.2 मिलीमीटर, यानी कि आंसर हमारा 8th का 3rd आ जाएगा बच्चों, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बच्चों। 9th क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है, आसान सवाल है। आपको बोला हुआ है NP/NS दिया हुआ है, NP/NS प्राइमरी और सेकेंडरी के घेरों की संख्या 1/2 दे रखी है। बच्चों VS/VP पूछा हुआ है। बच्चों आपको याद करना है कि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनमें N और V प्रोपोर्शनल होता है, घेरों की संख्या और विभवांतर समानुपाती होता है, तो NP/NS की वैल्यू वो VP/VS के बराबर आनी चाहिए। बच्चों ध्यान से देख लेना, सिली मिस्टेक कराएगा। VS/VP पूछा हुआ है, तो VS/VP की वैल्यू आएगी NS/NP के बराबर। NS/NP मतलब 2/1 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। 10th क्वेश्चन मैटर वेव्स का दिख रहा है। ग्राफ बताना है 1/λ² और काइनेटिक एनर्जी। ग्राफ के लिए कोई फॉर्मूला बताओ जिसमें E काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा आता हो। लैम्डा का फॉर्मूला होता है H/√2mk, या E लिख दो, स्क्वायर करो दोनों तरफ, λ² = H²/2me। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H²/2m λ²। बच्चों आपको ग्राफ बनाना है तो E को x रख दो और 1/λ² को y रख दो, आसान सी ट्रिक है। x एक्सिस में E है तो E को x मान लो। अब E की जगह x रख दिया तो x रख दिया, H²/2m, और 1/λ² की जगह y आ गया। 1/λ² तो लिखा हुआ है ना, ऐसा मान लो। तो क्या x समानुपाती y, x प्रोपोर्शनल टू y, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, 4th इस क्वेश्चन का आंसर, 10th का आंसर 4th आने वाला है। ठीक है, आगे चलिए 11th क्वेश्चन। काफी कंट्रोवर्सी इस क्वेश्चन में लोगों ने कर दी थी फास्ट सॉल्यूशन के कारण। तो सॉल्यूशन अपन जो बता रहे हैं फुल ऑथेंटिक सॉल्यूशन है, अच्छे से पढ़िए और पेपर में फोड़ के आइए। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही बात है बच्चों, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। एटम्स न्यूट्रल होते हैं, हाँ न्यूट्रल होते हैं। एटम सबको मालूम है, परमाणु जो होते हैं उदासीन होते हैं, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरे स्टेटमेंट में बोला है एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। एनसीईआरटी ने लिखा भी हुआ है, और इतना तो हमें भी पता है कि सारे एलिमेंट्स के एटम स्टेबल नहीं होते हैं भैया। इसमें लिखा है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, नहीं, एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐसे पाए जाते हैं जिनके एटम्स स्टेबल होते हैं, लेकिन सबके स्टेबल नहीं होते हैं। इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया है। पहला स्टेटमेंट ट्रू आएगा, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स आएगा। इसलिए 11th क्वेश्चन का आंसर 3rd आने वाला है। ठीक है, चलिए 11th के बाद 12th क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। 12th क्वेश्चन बच्चों सर्कुलर मोशन का है। बॉब इज व्हील्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ स्ट्रिंग। बच्चों एक रस्सी से एक मांस को बांधा है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में बच्चों एफबीडी क्या बनाओगे, अंदर की तरफ क्या लगेगा T, बाहर की तरफ लगेगा m⍵²r। क्या T की वैल्यू m⍵²r के बराबर हो जाएगी।
यहाँ पे वैसे ओमेगा आरपीएम दिया हुआ है, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है वैसे, लेकिन ओमेगा के अंदर 2πf लिखोगे तो ज़्यादा ज्ञान लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बोल सकते हो टी किसके प्रोपोर्शनल है, ओमेगा स्क्वायर के। क्वेश्चन ने बोला हुआ है ओमेगा को 2 ओमेगा करना है, ओमेगा को 2 ओमेगा करना है मतलब दूना करना है। बच्चों यहाँ पे 2 टाइम्स का स्क्वायर करोगे तो टेंशन आ जाएगी 4 टाइम्स। टेंशन पहले टी थी तो अब कितनी हो जाएगी, 4t हो जाएगी, यानी सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 12th का आंसर सेकंड आ जाना चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए 13th क्वेश्चन बच्चों, एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है और ये हिंदी में सवाल आपको दिख ही रहा होगा। अपने को क्या चुनना है, सही उत्तर मतलब करेक्ट आंसर अपने को चुनना है। मैं इसे ऊपर कर देता हूँ ताकि क्वाड्रेंट वाला ग्राफ वो आप इंग्लिश में भी देख लेना, हिंदी में सवाल है ही ये। तो अपने को क्या बोला हुआ है कि सोलर सेल के लिए आई वी ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। बच्चों बिल्कुल सही बात है, आई और वी ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है सोलर सेल के लिए। ये वी और ये आई, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हो बच्चों, फॉरवर्ड बायसिंग में हम वी इधर शो करते हैं और जो रिवर्स बायसिंग होती है उसका वी इधर शो करते थे। क्योंकि सोलर सर फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है इसलिए वी ये होएगा। बच्चों मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण करंट आता ना, तो वो इससे इस एक्सिस प्लस वाई में शो करते। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण अगर आ रहा है करंट तो इस एक्सिस में शो करेंगे। सोलर सेल में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण आने वाला है, इसलिए हमने इसको किधर शो किया हुआ है, इस एक्सिस में। और ये जो अपने पास वी है, ये वी फॉरवर्ड बायसिंग का है ही। तो कुल मिला के ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ आ जाता है, जो आपको बताया भी गया है, इसलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। फिर बच्चों क्या बोला हुआ है, रिवर्स बायसिंग में करंट मेजर किया जाता है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। गलत हो गया, मेजॉरिटी नहीं माइनॉरिटी, रिवर्स में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स बोला जाएगा। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ए ट्रू है, बी फॉल्स है। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन केटीजी का क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त सवाल। थर्मोडायनेमिक सिस्टम दिया गया है, वर्क डन पूछा है बी से सी में। बच्चों ये जो बी से सी है इसका वर्क डन पूछा है। अब ये बताओ, वर्क डन तो पी डेल्टा वी होता है। ये बताओ क्या बी से सी में वॉल्यूम या आयतन कांस्टेंट है क्या? हाँ कांस्टेंट है। डेल्टा वी जीरो होने के कारण वर्क डन जीरो आ गया। बहुत ज़बरदस्त सवाल, नीट में बहुत ज़बरदस्त सवाल आ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, समायतनिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, वर्क डन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम आपको बहुत सारा ज्ञान देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल आ गया। क्या आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल में? थिन स्फेरिकल शेल। बच्चों मैं हाईलाइट देखो पॉइंट कर लेता हूँ, शेल है। अब शेल के लिए आपसे क्या बोला गया है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है सी और पी में। अब बताओ शेल जो होता है, शेल मतलब अंदर से हॉलो होता है, कंडक्टिंग स्फीयर जैसे होता है। बच्चों शेल के लिए मुझे याद है कि इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल होता है के क्यू बाई रेडियस के बराबर, सरफेस पर भी पोटेंशियल के क्यू बाई रेडियस के बराबर होता है। तो सेंटर का पोटेंशियल भी के क्यू बाई आर है, सरफेस का पोटेंशियल भी के क्यू बाई आर है। इसलिए इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वो जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जीरो आंसर आ जाएगा। फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसे सोचो, हॉलो शेल ना कंडक्टिंग स्फीयर जैसा होता है, और क्या कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल नहीं होता क्या? तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाएगा, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। 15 क्वेश्चन का आंसर तो वैसे भी जीरो आने वाला है, ठीक है। आगे चलो 16 क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 11th का सवाल दिख रहा है भाई। 11th का वेटेज काफ़ी कम है, 18 सवाल 11th के, 32 सवाल 12th के, ऐसा कुछ वेटेज है इस पेपर में। क्या बोला है क्वेश्चन ने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिन रॉड का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर। बच्चों रॉड के मिड पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था ml²/12। वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2400 दिया गया है, तो सॉल्व कर लो। ml²/12 की वैल्यू 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये ग्राम में लिखा हुआ है तो ये मास भी ग्राम में लिख लेना। तो मास को आप क्या लिख लेना, 400 × L²/12, और ये 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 400 से इसको कैंसिल करोगे 6 आ जाएगा।
तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 6 यानी 72, यानी एल की वैल्यू आ जाएगी √71। तो 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81, 8 और 9 के बीच में, 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 यानी फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 16 क्वेश्चन का। आगे चलो, 17 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ बच्चों कि एक वृत्ताकार एक समान चाल में गतिमान कण है। इसका मतलब इंग्लिश में अगर अपन पढ़े कि अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर पाथ। बच्चों एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन ये बताओ कि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन भी तो बदलती है ना। इसका मतलब एक्सिलरेशन होगा कि नहीं होगा? एक्सिलरेशन होगा। एक्सिलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होगा। सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन होगा उसके पास और वेलोसिटी भी चेंज होगी उसके पास। दूसरी बात, सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन भी चेंज हो रहा होगा, वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी। कांस्टेंट वेलोसिटी गलत हो गया क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। कांस्टेंट एक्सिलरेशन गलत हो गया क्योंकि एक्सिलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी फिर गलत हो गया। वेरिंग वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी वेरी कर रही होगी क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेरिंग एक्सिलरेशन, हाँ क्योंकि सेंटर की तरफ हमेशा डायरेक्टेड रहेगा, लेकिन हमें एरो दिख रहा है कि डायरेक्शन बार बार इसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। फोर्थ इस क्वेश्चन का बड़ा ही आसान सा आंसर आ जाएगा। चलो इसके आगे चलते हैं बच्चों, अपन क्वेश्चन नंबर 18 उसको देख लेते हैं। 18 क्वेश्चन अगेन आपसे बोला गया है सही कथन चुनना है हिंदी में। इंग्लिश में भी मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ा देता हूँ कि करेक्ट ऑप्शंस अपने को देखने हैं। ठीक है, तो ये आप हिंदी में भी सारे ऑप्शन पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। पहला ऑप्शन बोला हुआ है, ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना बच्चों, मैं इंग्लिश में इसे और पढ़ा देता हूँ कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज h न्यू। ये तो सही स्टेटमेंट है बच्चों। एनर्जी का फॉर्मूला क्या क्या होता था? hc/λ होता था, h न्यू होता था, mc² होता था। फोटोन की एनर्जी है तो E बराबर h न्यू, ये तो सही है। वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज c, ये भी सही है। फोटोन लाइट का पार्टिकल होता है, लाइट की स्पीड से ही चलेगा, c से चलेगा। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h न्यू बाय c। बच्चों जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता था वो E/c होता था। E को तुम h न्यू बाय c भी लिख सकते हो, ये स्टेटमेंट भी सही है। इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम के अंदर, बिल्कुल सही बात है बच्चों। फोटोन इलेक्ट्रॉन की जब कोलिजन होती है तो टोटल एनर्जी टोटल मोमेंटम सब कंजर्व रहता है, ये बिल्कुल सही बात है। फोटोन पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, बच्चों फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, ई स्टेटमेंट गलत हो गया है। ए बी सी डी चारों स्टेटमेंट सही हैं, सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आगे चलिए 18 के बाद 19 क्वेश्चन बच्चों। 19 क्वेश्चन अगेन 11th का क्वेश्चन आया है बड़ी देर बाद कि किसी इंस्टेंस टी पे डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 2t-1, फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन का, फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन का, हमसे बोला हुआ है पावर निकालनी है। बच्चों डिफरेंशिएशन करना, तो dx/dt वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी 2 के बराबर। बच्चों पावर फोर्स इंटू वेलोसिटी हो जाएगी, फोर्स 5 वेलोसिटी 2 10, पावर 10 आ जाएगी। 19th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 20th क्वेश्चन में आइए बच्चों। 20 नंबर का क्वेश्चन ऑप्टिक्स का सवाल आया है भाई। ऑप्टिक्स के सवाल में बोला हुआ है रे ऑफ लाइट वो एंटर करती है पी पॉइंट पे, 30 डिग्री पे आती है, ट्रेवल करती है बीसी के पैरेलल, बाहर आ जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ है। बच्चों क्वेश्चन नीट में दिया हुआ है, बड़े तरीके से होता है। देखो इसे मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, बिना सॉल्व किए हुए बता सकता हूँ। बच्चों म्यू की वैल्यू ना 1 से बड़ी होती है एक्चुअली। अगर म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ये बताओ √5/4, ये 2.2/4, ये 1 से छोटा, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। √3 1.7/4, 1 से छोटा म्यू होता ही नहीं, गलत हो गया। 1.7/2 गलत हो गया क्योंकि म्यू 1 से छोटा होता ही नहीं है। बिना सॉल्व किए हुए आंसर मेरे को पता लग गया कि आंसर है √5/2। ठीक है, तो आंसर जहां तक टिक करने की बात है वो ओरली टिक कर दिया मैंने कि म्यू की वैल्यू वो होनी चाहिए थी 1 से बड़ी, ऐसा एक ही ऑप्शन है। ठीक बात है, अब मैं इसे हटा देता हूँ और सॉल्व भी कर देता हूँ ताकि अगर आप इसे देखें वीडियो सॉल्यूशन तो आपको सॉल्व करना भी आ जाए। लेकिन एग्जाम में तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से कर लेते हैं अपन सॉल्व। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन, तो इसमें क्या दिया हुआ है देखो, ये जो रे ऑफ लाइट है ना, ये रे ऑफ लाइट ऐसे बाहर निकली, ग्रेजिंग इंसिडेंस है। वैसे मुझे पता है क्रिटिकल एंगल है, लेकिन मैं बिना कुछ जानकारी के केवल स्नेल्स लॉ से भी इसे सॉल्व कर देता हूँ। देखो ये एंगल 90 दिया हुआ है, इस एंगल को अगर मैं थीटा मानूँ,
इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाऊं तो म्यू साइन थीटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया मैंने इस प्रिज्म का, तो म्यू साइन थीटा वो साइन 90 के बराबर आएगा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 1/म्यू आ जाएगी। साइन थीटा का ट्रायंगल कैसे बनता था, अगर ये एंगल थीटा होता तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1 मान लिया, हाइपोटेन्यूज म्यू, तो ये बेस कितना आ जाएगा, रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। ये ट्रायंगल बना लिया मैंने, जरूरत पड़े किसी भी की एंगल की। फिर क्या आपको पता है बच्चों, ए बराबर R1 प्लस R2 होता था। ए की वैल्यू ध्यान से देखो 90 दे रखी है, ए की जगह 90 मान लिया। R1 मेरे को पता नहीं है, R2 मैंने थीटा मान लिया है, तो R1 की वैल्यू 90 माइनस थीटा हो जाएगी, यानी ये वाला जो एंगल है ये एंगल आएगा 90 माइनस थीटा। बच्चों इस पॉइंट पे तुम वापस से स्नेल्स लॉ लगाओ, बाहर 1 साइन 30, बाहर 1 है तो 1 साइन 30, अंदर लिखना पड़ेगा म्यू साइन 90 माइनस थीटा। अब बताओ साइन 30 कितना लिखूंगा मैं, 1/2 बराबर म्यू, और साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख दूंगा, कॉस थीटा। बताओ 1/2 इक्वल टू म्यू, कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हो यहाँ से, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा आ जाएगा बेस रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज म्यू, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया। बच्चों दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 1/4 बराबर म्यू स्क्वायर माइनस 1, म्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4, 1 उधर चला जाएगा। बच्चों म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 5/2 आ जाएगी। रूट लेने पे जो हमने पहले ही बोला था आपको, आंसर डायरेक्टली निकाला जा सकता है, म्यू 1 से बड़ा एक में ही दिया हुआ था। ठीक है बच्चों, इसी के आगे चलते हैं अपन 20 क्वेश्चन के आगे, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 21 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में अगर अपन देखेंगे तो इसमें क्या कहा हुआ है, इन द फॉलोइंग सर्किट, ये जो परिपथ दिया हुआ है इसमें ए और बी के बीच में तुल्य धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में। बच्चों ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु दिख रहा है ये, क्योंकि इसमें अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो ये अगर मैं इसे बनाऊं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ए की वायर का पॉइंट ये बी है, ये भी बी है, ये बी हो जाएगा, इस पॉइंट को एक्स मान लो, इस पॉइंट को वाई मान लो। तो बच्चों अगर अपन इसे ड्रॉ करें वापस से, वैसे तो देखते ही व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, आंसर आ गया होगा, लेकिन फिर भी ड्रॉ करना चाहें तो ए बी, इधर एक्स मान लिया, इधर वाई मान लिया। बच्चों ये वाला कैपेसिटर ए और एक्स के बीच में लगा सकते थे, ए और एक्स के बीच में ये 2 हो जाएगा। ये कैपेसिटर एक्स और वाई के बीच में लगा सकते थे, ये भी 2 हो जाएगा। ये कैपेसिटर वाई और बी के बीच में लगा सकते थे, ये भी 2 हो जाएगा। ये कैपेसिटर एक्स और बी के बीच में लगा सकते थे, ये भी 2 हो जाएगा। ये कैपेसिटर ए और वाई के बीच में लगा सकते थे, ये भी 2 हो जाएगा। बच्चों करंट ऐसे ए से आ रहा है, बी से जा रहा है, ये फिगर ज़्यादातर लोगों को समझ में आ जाएगा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये संतुलित भी है, ये बैलेंस्ड भी है, क्योंकि 2/2, ये 2/2 और इधर 2/2, ये दोनों बराबर है। अगर ये बराबर है तो बीच वाला ये कैपेसिटर हटाया जा सकता है। बच्चों ये हटा लेंगे तो फिर ये इस तरीके का सर्किट दिख जाएगा अपने को, केवल ये इस तरीके का एक सर्किट दिख जाएगा जिसमें करंट ए से आ रहा है, बी से बाहर जा रहा है, और ये 2 और ये 2, ये भी 2 और ये 2। हमने पढ़ाया हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर सब सेम होते हैं, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे उपकरण सेम होते हैं तो आंसर भी उसी के बराबर आता है, डायरेक्टली 2 बोल दो। या फिर ये बताओ बच्चों, ये 2 और 2 सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, तो ये 2/2 यानी 1 बन जाएगा। कैपेसिटर में C/N होता है फॉर्मूला, और ये 2 और ये 2 भी सीरीज श्रेणी क्रम में C/N, 2/2 1 बन जाएगा। और ये 1 और 1 आपस में पैरेलल में है, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो देखते ही बच्चों ने टिक कर दिया होगा, हमने आपको पूरे तरीके से समझा दिया ये। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। बच्चों 22 नंबर का क्वेश्चन, वह राशियां जिनकी विमाएं समान हैं, मतलब क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, अब सॉलिड एंगल की आपको डायमेंशन पता होनी चाहिए। एंगल यूनिट्स तो होती हैं, इकाई तो होती हैं, लेकिन विमा नहीं होती हैं, ये डायमेंशन लेस होता है बच्चों। सॉलिड एंगल या घन कोण विमाहीन होता है, डायमेंशन लेस होता है। इसका फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन R², है ना। तो बेसिकली डायमेंशन लेस है, या फिर ये कैसी क्वांटिटी कह सकते हैं, विमाहीन। आपने को बताना है इनमें से और कौन कौन है जो विमाहीन है, डायमेंशन लेस है ना। तो ये बताइए मेरे को,
जैसे यहाँ पे स्ट्रेन दिख रहा है बच्चों, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता था फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता था डेल्टा एल बाई एल, एंगल अगेन वो रेडियन होता है लेकिन वो भी विमाहीन या डायमेंशनलेस होता है। तो ये बताओ स्ट्रेन या विकृति, इसकी कोई विमा नहीं होती, एल और एल हट गया, डायमेंशनलेस है, तो ये स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस है, एंगल भी डायमेंशनलेस है। बच्चों फर्स्ट ही इसका आंसर आ गया फिर तो, क्योंकि स्ट्रेस की विमा होगी, स्ट्रेस की डायमेंशन होगी, फोर्स अपॉन एरिया, तो कुछ ना कुछ डायमेंशन तो आएगी उसकी। एंगल की डायमेंशन नहीं होगी तो ये गलत हो गया। स्ट्रेन ठीक है बच्चों, आर्क तो लेंथ होती है तो इसकी भी डायमेंशन होने वाली है। एंगुलर स्पीड और स्ट्रेस, एंगुलर स्पीड ओमेगा, उसकी भी डायमेंशन होने वाली है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1, स्ट्रेन और एंगल। ये जो क्वांटिटीज़ हैं, इन क्वांटिटीज़ की आपको समझ में आनी चाहिए कि डायमेंशन नहीं होगी। विकृति और कोण, इसकी डायमेंशन नहीं होगी, इसकी विमा नहीं होगी। घन कोण या सॉलिड एंगल, इनकी भी डायमेंशन नहीं होती है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन, 23 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। क्या बोला हुआ है कि मैक्सिमम इलोंगेशन डेल्टा एल निकालना है। ठीक है, स्टील वायर की लेंथ दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है, 1 मीटर लेंथ दे रखी है। इलास्टिक लिमिट और यंग मॉडुलस आपको दे रखा है। ये इलास्टिक लिमिट 8 × 10⁸ और न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर मतलब ये स्ट्रेन दिया हुआ है, स्ट्रेस दिया हुआ है तुम्हें, स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता था। प्रतिबल दिया हुआ है आपको, ये जो यहाँ पे प्रत्यास्थता सीमा दी हुई है, इकाई से, यूनिट से देखिए, ये आपको प्रतिबल या स्ट्रेस दिया हुआ है, स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है ना। और यंग मॉडुलस की वैल्यू वो दे रखी है, यंग मॉडुलस की वैल्यू 2 × 10⁻11। बच्चों यंग मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता था, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन को डेल्टा एल बाई एल लिख सकते हैं क्या। तो यहाँ से तुम डेल्टा एल की वैल्यू कितनी निकाल सकते हो, स्ट्रेस इंटू एल अपॉन वाई। सॉल्व कर लो, स्ट्रेस कितना दिया हुआ है 8 × 10⁸, लेंथ एल, एल 1 मीटर, अपॉन वाई, वाई कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻11। बच्चों आंसर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4 × 10⁻3, क्योंकि 11 ऊपर चला जाएगा। 4 × 10⁻3 4 मिलीमीटर। 23वें क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ जाएगा बेटा जी। ठीक है, सॉल्व कर लेना। PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे जो वीडियोस लेक्चर हैं, अपना जो फिजिक्स पढ़ो पे, पूरे फिजिक्स के जो कोर्स अवेलेबल है मात्र 2500 रुपये में, सारे के सारे क्वेश्चन उसी में से हैं, उसी में से अगले साल भी आएंगे। प्लीज़ लेक्चर्स परचेज कीजिए, अननेसेसरी चीज़ें मत पढ़िए, कम पढ़िए, ऐसा कंटेंट पढ़िए जिससे आपके सारे के सवाल सही हो जाए। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर की क्वेश्चन, ये देखो भाई EMI का क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। अब मैं ये चित्र तो इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको दी जाए। फिगर अगर एक ही दिख रहा हो नीचे वाला फिगर तो कोई बात नहीं, 2 परिणलिकाएं दी हुई हैं वो आपको दिख ही रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में बेटा जी आप सवाल वो पढ़ सकते हो, है ना। तो मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। इन द अबव डायग्राम, इसमें लिखा हुआ है उपरोक्त चित्र में, वो चित्र आप इधर से देख लेना। अब इसमें क्या बोल रखा है, स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड सोलेनॉइड 2, इसको मूव करा रखा है इधर, ठीक है ना। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताना है सोलेनॉइड 1 और 2 में। बच्चों ये बताओ लेंथ का नियम क्या कहता है, लेंथ लॉ क्या कहता है। अपोज करेगा वो, तो जो पास आ रहा है उसको दूर भगाएगा। साउथ इसके पास जा रहा है तो इधर भी साउथ बन जाएगा, इधर भी क्या बन जाएगा, साउथ ही बनने वाला है, ताकि साउथ साउथ को क्या कर दे, रिपेल कर दे। तो इधर साउथ बन जाएगा, इधर साउथ बनेगा तो इधर नॉर्थ बनना चाहिए। ठीक है, अब करंट कैसे जाता है बच्चों, नॉर्थ की तरफ अंगूठा रखते थे अपन, नॉर्थ इधर है तो नॉर्थ इधर आ गया, नॉर्थ इधर आ गया तो जो करंट आएगा ना वो ऐसे अंदर से बाहर की तरफ आ रहा होगा। तो ना यहाँ से ऐसे करंट आ रहा होगा क्योंकि साउथ की तरफ, तो यहाँ पे करंट इस तरीके से ऐसे अंदर की तरफ आ रहा होगा। तो करंट यहाँ से इधर से बाहर आ रहा होगा, तभी करंट अगर ऐसे आएगा तब जाके आप जब उंगलियां घुमाओगे तो अंगूठा इधर दिखेगा, यानी कि ये नॉर्थ ये साउथ आ गया है। करंट कैसे आ रहा है, सी की तरफ आ रहा है ना,
तो डी से सी की तरफ जा रहा है। अच्छा ये नॉर्थ दूर भग रहा है, तो ये नॉर्थ अगर दूर भग रहा है तो इसे पास बुलाने के लिए इधर साउथ बनेगा बच्चों, ताकि साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट कर पाए। ये दूर जा रहा है, पास बुलाएगा, इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ आ गया। बच्चों इधर नॉर्थ आ गया तो क्या होगा, अंगूठा हमेशा नॉर्थ की तरफ होएगा, उंगलियां घुमाओगे तो करंट अंदर की तरफ जाएगा, यहाँ से करंट अंदर की तरफ जाएगा, ऐसे करंट अंदर की तरफ जाएगा, ऐसे करंट अंदर की तरफ, तभी तो उंगली घुमाएंगे अपन। तो ये करंट अगर अंदर की तरफ चला गया तभी अंगूठा इधर दिखेगा, तो करंट ए से बी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ए से बी जाएगा, डी से सी जाएगा, ए से बी जाएगा, डी से सी जाएगा। भाई इसका तो पहला ही आंसर हमें सही दिख रहा है, ठीक है ना। तो हमने पढ़ाया हुआ है आपको नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये जैसे मैं बता भी दूं आपको, ये वलय होता है, ये रिंग होती है, रिंग में करंट ऐसे आ रहा होता। तो क्या पढ़ाया था हमने आपको कि अगर करंट ऐसे घूम रहा है तो उंगलियों को घुमा दो, उंगलियां करंट की डायरेक्शन में घूमेंगी तो थंब बाहर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, बाहर की तरफ डॉट में आएगा कि नहीं आएगा, बस वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 25वां क्वेश्चन बच्चों, ग्रेविटेशन का सवाल आ गया। ग्रेविटेशन का मास दे रखा है प्लेनेट का 1/10, तो मास 1/10 है किसका, अर्थ के मास का। डायमीटर हाफ हो गई बच्चों, डायमीटर हाफ दे रखी है अर्थ की। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है, जी की वैल्यू कितनी है बच्चों, जी का फॉर्मूला होता है gm/r²। तो ये प्लेनेट का जी लिख दिया मैंने। अब बताओ अर्थ के रेस्पेक्ट में, अर्थ की तुलना में ये तो जी हो गया बच्चों, मास की जगह me/10 लिख देना क्योंकि मास 1/10 हो गया है। दूसरी बात बताओ, अगर डायमीटर हाफ हुआ है, व्यास आधी हुई है, तो त्रिज्या भी आधी हो जाएगी, क्योंकि व्यास और त्रिज्या समानुपाती होती है, डायमीटर और रेडियस प्रोपोर्शनल होते हैं। तो डायमीटर हाफ हो रहा है तो रेडियस भी हाफ हो जाएगी। रेडियस की जगह re/2 लिख दो, उसका स्क्वायर। बच्चों ये मेरे को 4/10 दिख रहा है, और gme/re², ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ गया बच्चों। ये gme/re², ये तो अर्थ का जी आ गया, आंसर आ गया 4/10 इंटू जी। अब जी की वैल्यू तुम 10 मान लो, है ना। अगर 10 मान लेते तो 10 से 10 कैंसिल, 4 के आसपास कोई आंसर दिख रहा है क्या भाई, 4 के आसपास कोई आंसर दिख रहा है क्या, 4 के आसपास कोई आंसर दिख रहा है क्या, 4 के आसपास कोई आंसर दिख रहा है क्या, ये आंसर 4 के आसपास। वो तुम जी को 9.8 लिख लोगे तो 3.92 भी आ जाएगा एग्जैक्ट, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर से। तो कैलकुलेशन भी कोई ऐसी नहीं आई है कि नहीं होएगी आपसे, तो जी को 9.8 लिख लोगे, 3.92 एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 4 के आसपास आंसर, 4 से कम ही आना चाहिए आंसर, क्योंकि जी की वैल्यू जब 10 रखी है तब आंसर 4 आया है। 9.8 रखोगे तो 4 से भी कम, 4 से कम एक ही आंसर दिख रहा है, वैसे ही आ जाएगा वो आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए बच्चों। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई ये अपने को ये टेबल दी हुई है बच्चों, हिंदी में टेबल 1 और 2 इनका मिलान करना है अपने को, है ना, सही उत्तर चुनना है। तो ये इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन है, नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। अब अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, या तो इसमें आप कैलकुलेशन लगाओ, या ये बताओ मेरे को, ये जो ट्रांजिशन, ये जो संक्रमण होता था, इनकी एनर्जी hc/λ के बराबर होती थी कि नहीं होती थी, होती थी। तो क्या आप यहाँ से बोल सकते हो कि डेल्टा ई और लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लैम्डा डेल्टा ई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो एनर्जी तो हमें पता है ना कि जब ज़्यादा से ज़्यादा दूर से संक्रमण होगा तभी एनर्जी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी रही होगी बताओ, सबसे ज़्यादा एनर्जी 6 से 2 की, सबसे ज़्यादा एनर्जी 6 से 2 की तो रही होगी। फिर एनर्जी किसकी आई होगी, 5 से 2 की। फिर एनर्जी किसकी आई होगी, 4 से 2 की, है ना, 4 से 2 की। और सबसे कम एनर्जी किस में आई होगी, 3 से 2। अरे सही है क्या। तो मैं इसे वापस से लिख देता हूं ताकि आप ध्यान से देख लो। एनर्जी का ऑर्डर तो अपने को इतना एटॉमिक स्ट्रक्चर पड़ा है, तो डेल्टा ई सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा संक्रमण कहाँ से कहाँ हो रहा है, 6 से 2, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा रही होगी, है ना, 6 से 2, फिर 5 से 2, फिर 4 से 2, और फिर 3 से 2। और एनर्जी का उल्टा होता है डेल्टा, यानी डेल्टा सबसे कम किसका होगा, 6 से 2 का। डेल्टा सबसे ज़्यादा किसका होगा, मतलब ये लैम्डा सबसे ज़्यादा किसका होगा, 3 2 का। फिर लैम्डा आएगा 4 से 2 का। फिर लैम्डा आएगा किसका, 5 से 2 का। फिर लैम्डा कितना आएगा, 6 से 2 का। बिना कैलकुलेशन के आ जाएगा, उन्होंने वैल्यूज ही ऐसी दे रखी हैं। तो ये बताइए सबसे बड़ा लैम्डा 3 से 2 का आना चाहिए।
सबसे बड़ा लैम्डा 3 से 2 का सबसे बड़ा लैम्डा मतलब थर्ड आना चाहिए ए का आंसर थर्ड एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है वही सही। आप दूसरा आंसर भी निकाल सकते हो। फिर 4 से 2 का लैम्डा आना चाहिए, तो इसके बाद दूसरा लैम्डा कौन सा दिख रहा है 486 दिख रहा है ना, बी का ऑप्शन 4 आना चाहिए, बी का आंसर 4 आ रहा है। तो डायरेक्टली ई और लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ क्रमानुपाती से निकाल लो, कोई इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। स्मार्ट अप्रोच में कर लीजिए इसे। चलिए आगे चलिए। 27वां क्वेश्चन बच्चों ऑप्टिक्स का सवाल है, विविस्टर एंगल का सवाल है। हर कोई पढ़ाता है अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, वो सरफेस पे स्ट्राइक करती है विविस्टर एंगल पे, तो अपने को याद करना होता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है परावर्तित किरण वो तो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है, लेकिन रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज्ड। हम ऐसे सिखाते भी हैं कि मान लीजिए कोई लाइट आ रही है, तो लाइट में क्या होता है कि परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन सा होता है, ये डॉट बना लिया मतलब ये परपेंडिकुलर है प्लेन के, और ये ऐसा बना लिया, तो दोनों डायरेक्शंस में परपेंडिकुलर है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर भी है और प्लेन में भी परपेंडिकुलर है, ये पोलराइज्ड है। अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट आती है और जो रिफ्रैक्टेड लाइट आती है उसमें हमने कई बार बताया है, जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट आती है ये पूरी पोलराइज्ड हो जाती है, इसमें केवल एक ही लंबवत घटक एक ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट बाकी रह जाते हैं, लेकिन रिफ्रैक्टेड में एक से ज़्यादा परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बाकी रह जाते हैं। तो हमने काफ़ी बार बताया हुआ है, याद करना है, रिफ्लेक्टेड लाइट वो कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है, परावर्तित किरणें पूर्ण ध्रुवित हो जाती हैं, लेकिन रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शियली रिफ्लेक्टेड आंशिक रूप से ध्रुवित होती है, क्योंकि रिफ्रैक्टेड लाइट में दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बाकी रह जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो इन्फॉर्मेशन का सवाल था, पढ़ा हुआ होगा तो हो जाना चाहिए था। चलो 28 क्वेश्चन, अगेन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और अपने को आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल हम मैग्नेटिज्म में एक एक पॉइंट बताते हैं आपको। चलिए बोलिए, मैच द कॉलम है, मिलाना है। डायमैग्नेटिज्म का एक्स 1 से छोटा होता है, तो डायमैग्नेटिज्म का एक्स 1 से छोटा होता है, मतलब कि 2 आंसर आएगा। एक आंसर वो 2 आना चाहिए, एक आंसर 2। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आप देख लेना। तो ये अपन ने इसको थोड़ा सा इस तरीके से शिफ्ट कर दिया है, अब आप आराम से देख लो, है ना। तो एक आंसर 2, एक आंसर 2 भैया पहले में भी है, एक आंसर 2 दूसरे ये इसमें भी है। अब बताइए इसके बाद और क्या पता है अपने को। इसके बाद फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म का पता है हमें कि फेरोमैग्नेटिज्म में एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी होती है 1 से, तो बी का आंसर वो 3 आना चाहिए। बी का आंसर 3 केवल सेकंड ऑप्शन में, मतलब इसी फर्स्ट ऑप्शन में है, ये आंसर आ जाएगा। एक्स क्या बताता था, चुंबकीय प्रकृति बताता था। ससेप्टिबिलिटी क्या होती थी, कौन कितना ज़्यादा पोलराइज्ड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे अपोजिट पोलराइज्ड हो जाते हैं, विपरीत दिशा में ध्रुवित हो जाते हैं, इसलिए एक्स की वैल्यू माइनस। जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो फेरोमैग्नेटिक उसी डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हो जाता है, इसलिए एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी। और पैरामैग्नेटिक की वैल्यू कम होती है, 0 से ई के बीच में, ई कोई पॉजिटिव नंबर है उसके बीच में आ जाता है पैरामैग्नेटिज्म। तो ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नॉन मैग्नेटिक तो कभी पोलराइज होता ही नहीं, उसका एक्स 0 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। काफ़ी सिखाया हुई हैं चीज़ें, देखो ये तो आंसर आ जाएगा। आओ 29 बच्चों, बहुत देर बाद 11th का सवाल आया है। ए और बी ऑफ सेम मास, ए है मास m, बी है मास m, अंडरगो कंप्लीटली इनइलास्टिक। बच्चों पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर का मतलब बाद में दोनों चिपक गई, एक साथ मूव कर रही है 2m। जब बॉडी ए मूव्स विद वेलोसिटी v1, तो जो ए है वो v1 से मूव कर रही थी और ये वाली रेस्ट पे थी, विराम में थी। और वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम बाद में किससे चलने लगी, v2 से। v1 v2 पूछा है बच्चों। मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण। इनिशियली मोमेंटम mv1, फाइनली मोमेंटम 2mv2, m से m कैंसिल हो गया बच्चों, और v1/v2 की वैल्यू आ गई 2/1, यानी सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बड़े ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो 30 क्वेश्चन बच्चों। रेडियो एक्टिविटी, बड़ा लोग बात बोल रहे थे कि रेडियो एक्टिविटी एनसीईआरटी से हट गया है, नहीं हट गया है। यार रेडियो एक्टिविटी नहीं हटेगा, उसके सवाल आएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में भी अपन केमिकल काइनेटिक्स वगैरह पढ़ते हैं ना,
तो nth ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आएंगे इसके सवाल। बताओ क्या बोला हुआ है। ये दिया हुआ है आपको 82x 290, इसमें से अल्फा निकल गया। अल्फा क्या होता है, ऐसे लिख लिया करो 2He4। अब 2 निकल गया, 82 में से 2 निकल गया तो इधर क्या बाकी रह गया 80y, और ऊपर 290 था उसमें से 4 निकल गया तो 286। ठीक है, फिर E प्लस, मतलब बच्चों बीटा प्लस हो रहा है, प्लस में माइनस कर देते थे, प्लस में माइनस कर देते थे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये ऊपर तो 286 ही रहेगा, लेकिन 80 की जगह ये 79 हो जाएगा, उल्टा होता है। उसके बाद बीटा माइनस हो रहा है, बीटा माइनस, माइनस की जगह प्लस कर दो, प्लस अगर कर दोगे तो 286 और ये अगेन कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। लास्ट में बीटा माइनस किया गया है, अगर बीटा माइनस यहाँ पे किया जाएगा तो माइनस में प्लस करना पड़ेगा, माइनस में प्लस कर दोगे तो 80 में प्लस कर दोगे 81 और Q और 286, तो 286 और 81, 286 और 81, यानी फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सभी ने ये सवाल किया होगा, बहुत आसान सवाल था। आगे चलिए, एसएचएम का सवाल देखने से भी नहीं मिलता है, ऐसा सवाल दिया है। ये इक्वेशन दे रखी है बच्चों, ध्यान से देख लेना, ये यूनिट ये इकाई मीटर में है, मीटर में। ठीक है, ये मैं दूसरे कलर कर दूंगा आपको, अगर नहीं पहचान में आ रहा हो तो ये लीजिए, ये मीटर में। अब बताइए मेरे को कि मोशन एसएचएम कर रहा है, एम्पलीट्यूड। बच्चों एम्पलीट्यूड क्या होता है, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दिया हुआ है, तो ये a एम्पलीट्यूड होता है। ये 5 ही एम्पलीट्यूड है, 5 मीटर, वो भी 5 मीटर, 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर गलत हो गया। टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों, टाइम पीरियड होता है 2 बाई ओमेगा, टी के साथ जो लिखा होता है ओमेगा, टी के साथ लिखा हुआ है पाई, तो 2 बाई पाई यानी 2 सेकेंड। 5 मीटर 2 सेकेंड, सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 31 क्वेश्चन का आंसर सेकेंड आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 31 का आंसर सेकेंड। 32 क्वेश्चन, बताओ बच्चों 32 क्वेश्चन सरफेस टेंशन का सवाल है। थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर प्लेस जेंटली ओवर सरफेस ऑफ वाटर। बच्चों पानी के ऊपर एक डिस्क रख दी गई है, पानी के ऊपर एक चकती रख दी गई है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है, एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक इट अवे। इसको उठाने के लिए एक्सेस फोर्स, देखो उठाने के लिए mg भार तो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन एक्सेस फोर्स का मतलब भार के अलावा कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बच्चों जब हम पानी की सतह से किसी को ऊपर उठाएंगे ना, पानी की सतह, पानी की सरफेस भी उससे चिपकी रह जाएगी। उसको तोड़ने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, सरफेस टेंशन को जितना फोर्स चाहिए होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स आ जाएगा सरफेस टेंशन इंटू लेंथ के बराबर। और लेंथ कितनी होती है डिस्क की, 2πr होती है। बच्चों अगर यहाँ पे डिस्क ऐसी होती जिसमें इनसाइड रेडियस r1 होती, आउटसाइड रेडियस r2 होती, तो फिर यहाँ पे लेंथ कितनी लिखनी पड़ती, 2πr1 प्लस 2πr2। लेकिन डिस्क दे रखी है तो केवल आउटर लेंथ, तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा सरफेस टेंशन इंटू लेंथ के बराबर। फोर्स का फॉर्मूला सरफेस टेंशन टी कितना है 0.07 और इंटू लेंथ, लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई, और आर की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर, मतलब अपॉन 100। बच्चों ये आंसर है। तो क्या करोगे इसे, 2 इंटू 4.5 कितना होता है 9, 9 7 कितना हो जाएगा 63.63 इंटू पाई, और नीचे 100 है। अब आप इसको देख लो, 63 इंटू पाई, तो 63 इंटू 3 कितना होगा ये बताओ, 3 3 या 9, 3 3 या 18, तो 189 आ रहा है। ये और इंटू 3 किया है ना 2 के बाद, तो 1.89 और नीचे 100 है, 1.89 और नीचे 100 है, तो 10 की पावर -2 आ गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 18.9 मिली न्यूटन, क्योंकि ये -2 था ना, मैंने इधर कर दिया और इसको -3 कर दिया। ये मेरा आंसर आया जब मैंने पाई को 3 माना है, पाई तो 3.14 होगा, इससे बड़ा आंसर आएगा 18.9 मिली न्यूटन से बड़ा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं आएगा। 18.9 गलत, 18.9 से थोड़ा सा बड़ा 32 का आंसर 1 आ जाएगा बच्चों। कैलकुलेशन भी बहुत आसान सी दी हुई है, सॉल्व करोगे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। भाई लॉजिक गेट्स आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स तो देखो आसान स्कोरिंग आना ही चाहिए आपको। ये बताओ, ये हमने बताया हुआ है आपको, जो सिंगल
सिंगल इनपुट नैंड होता है या सिंगल इनपुट जो अपने पास नॉर होता है वो नॉट हो जाता है। ये जो गेट है ये सिंगल इनपुट है, एक ही इनपुट मिल रहा है। ये एंड के आगे नॉट, तो नैंड है, नैंड का एक ही इनपुट होता है तो वो नॉट बन जाता है। ऐसे ही सिंगल इनपुट, एक ही इनपुट का अगर और दिख जाए और उसके आगे एन लगे तो नॉर, एक ही इनपुट का नॉर, वो भी नॉट हो जाता है। बच्चों ये नॉट गेट है, कई बार लेक्चर में बताया हुआ है। ये नॉट गेट है, कई बार लेक्चर में बताया हुआ है। ये ए तो ये क्या हो जाएगा ए बार, ये बी तो ये क्या हो जाएगा बी बार। ये कौन सा गेट है? और के आगे ये नॉट मैं खुद से लगाता हूँ। और की इक्वेशन क्या होगी? ए बार बी बार और प्लस, इसके ऊपर नॉट है तो एक और लगा दो। डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाओ, ए बार का बार ए हो गया, प्लस का बार डॉट हो गया, बी बार का बार बी हो गया, ए डॉट बी। मतलब क्या ये एंड गेट बन गया है? फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा। अब नोट्स हमारे वीडियो लेक्चर्स देखोगे तो हमने बताया हुआ है कई बार कि भाई नीट यही पूछता है, आप ऊटपटांग क्यों पढ़ रहे हो? जब छोटे से कंटेंट से 180 में से 180 आ रहे हैं तो वही पढ़ना चाहिए। तो कोर्स परचेज कीजिए, उस कोर्स में बिल्कुल प्रिसाइजली जो नीट में आता है वही पढ़ाया जाएगा, उससे बड़ी आसानी से आपके 180 में से 180 आ जाएंगे। आओ अगला क्वेश्चन, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है। ये मैं कोशिश करता हूँ, चलिए हिंदी में दिख ही रहा है आपको, फिर मैं ये ऊपर करके रीज़न भी इसमें देख लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ पहले, आप हिंदी में पढ़ लेना। ये बोला हुआ है अपने पास कि पोटेंशियल वी एट एक्सियल पॉइंट। बच्चों बताओ विभव अक्ष पे कितना होता है? के पी बटा आर स्क्वायर। पोटेंशियल का फॉर्मूला के पी बाय आर स्क्वायर होता है एक्सिस पे। तो बोला है पोटेंशियल एट एक्सिस पॉइंट 2 मीटर डिस्टेंस। 2 मीटर डिस्टेंस मतलब नीचे 2 का स्क्वायर आ गया। फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल पी की वैल्यू दे रखी है, तो के कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 इंटू 10 की पावर -6। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 9 इंटू 10 की पावर -3। तो इसने बोल रखा है कि पोटेंशियल आता है ±9 इंटू 10 की पावर 3। बिल्कुल सही बोला हुआ है भाई। तो अभिकथन या असर्शन सही है। रीजन पढ़ लेते हैं। रीजन इसने क्या बोला है कि पोटेंशियल होता है 2kp बाय आर स्क्वायर, लिख दिया इसने 2kp बाय आर स्क्वायर, क्योंकि 1/4πε0 को तो अपन क्या लिखते हैं? के लिखते हैं। 2kp बाय आर स्क्वायर नहीं होता है, पोटेंशियल kp बाय आर स्क्वायर होता है। फॉर्मूला ही गलत है, फॉर्मूला गलत है तो रीजन गलत हो गया। मतलब असर्शन सही है, रीजन गलत है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास 34 नंबर का आंसर थर्ड आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों रोटेशनल मोशन का सवाल आ गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिख रहा होगा। मैं इसमें पूछा क्या हुआ है हिंदी में पढ़ लीजिए। बैलगाड़ी का पहिया आगे जा रहा है और रेखीय चाल, तो सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र वी दे रखा है, पी और क्यू बिंदु दे रखा है। अब मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों में आप पढ़ पाओ। तो फिगर यही है बच्चों, आपने हिंदी में सवाल पढ़ ही लिया है, इंग्लिश में भी आप सवाल पढ़ लीजिए। एक ब्लॉक है जो आगे जा रहा है वी स्पीड से, है ना, ये व्हील है वी स्पीड से आगे जा रहा है। तो पी और क्यू की स्पीड बच्चों प्योर रोलिंग मोशन में हमने बताया है, जब सरफेस पे प्योर रोलिंग होती है, शुद्ध लोटनी गति होती है, तो क्यू की स्पीड 0 होती है और हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड 2v होती है। तो पी की स्पीड ज़्यादा होगी क्यू की स्पीड से। क्या बोल रखा है पहले में? पी मूव्स स्लोअर, पी धीमे चल रहा है, गलत। पी मूव्स फास्टर देन क्यू, सही बात है, पी फास्टर चल रहा है। पी और क्यू सेम स्पीड से चल रहा है, गलत। पी की 0 स्पीड, गलत। सेकंड आंसर आ गया भैया, बिल्कुल सीधे सवाल। अगर हमारे नोट्स देख लोगे, हमारे लेक्चर्स देख लोगे, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये बच्चों 35 सवाल हो गए हैं, सेक्शन बी में आ गए हैं। सेक्शन बी में केवल 10 ही करने होते हैं, हम सारे सवालों के आंसर्स आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्या बोला हुआ है सेक्शन बी में कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा है बैटरी से थ्रू अ रजिस्टर। इफ एल इज करंट इन सर्किट देन गैप बिटवीन द प्लेट्स। अब ये बताओ, ये है कैपेसिटर और इसको हमने बैटरी से चार्ज कर रहे हैं, तो आई करंट है सर्किट में, तो सर्किट में करंट ना ये आई जा रहा है, मान लो ये आई जा रहा है, तो गैप में कितना करंट जाएगा बच्चों? ये जो आई करंट सर्किट में जाता था इसको हम बोलते थे कंडक्शन करंट।
संवहन धारा, प्लेट्स के बीच में विस्थापन धारा जाती थी ID, और क्योंकि केसीएल के लिए जितना करंट आ रहा है उतना ही तो अंदर जाएगा ना, तो ये कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होता है भाई। तो प्लेट के बीच में जितना सर्किट में करंट जा रहा है उतना ही करंट फ्लो होगा। पहला ऑप्शन कोई करंट नहीं, गलत हो गया। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड I फ्लोज इन सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है कि विस्थापन धारा समान परिमाण की उसी दिशा में प्रवाहित हो जाएगी। 36 का आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, वायर में केवल IC होता है, संवहन धारा, कंडक्शन करंट, और इस वायु में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। टोटल करंट हम हमेशा लिखते हैं IC प्लस ID, लेकिन जब वायर की बात करते हैं तो वायर में ID 0 हो गया। जब हम प्लेट्स के एयर की बात करते हैं तो IC 0 हो गया। तो एक समय में एक ही धारा रहती है, KCL भी इसमें लागू हो जाता है। तो सारी चीज़ें फॉलो करने लग जाती हैं, पढ़ाया भी हुआ है आपको, नोट्स देखोगे तो बताया हुआ है। चलो 37 क्वेश्चन, EM वेव का सवाल आ गया। हर साल एक सवाल आता है ये EM वेव का। क्या बोला है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी पढ़ लो। प्रॉपर्टी विच इज नॉट एसोसिएटेड, चलो मार्क कर लो, नॉट। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? दे आर ट्रांसफर इन नेचर, हाँ ये ट्रांसफर होती हैं, ये अनुप्रस्थ होती हैं, ये ट्रू बात है। हमने वेव थ्योरी में भी लिखवाया हुआ है ये आपको, ये ट्रू है, हमें तो नॉट सेलेक्ट करना है। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की और एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की सेम होती है, बच्चों लिखवाया हुआ है। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में इक्वल होती है, ये भी ट्रू बात है। इनकी स्पीड c के बराबर होती है बच्चों, c का ही फॉर्मूला, ये भी ट्रू बात है। ये बनती है चार्ज जब यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, नहीं बच्चों, चार्ज जब त्वरित होता है, जब चार्ज का एक्सिलरेशन होता है तब EM वेव प्रोड्यूस होता है। यही आंसर है। फोर्थ आंसर है कि हमसे पूछा था कौन सा गुण नहीं है ना, विच इज नॉट ट्रू। फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा। चलिए 38 क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों। ऑप्टिक्स का सवाल है। ऑप्टिक्स में बच्चे काफ़ी डरते हैं जब उनसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात की जाती है, लेकिन इतना आसान है। अगर आप नोट्स से जो हमने वीडियो लेक्चर में ऑप्टिक्स पढ़ाई है पढ़ोगे, ओरली सवाल हो जाएंगे। ये स्मॉल टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव कितना दिया हुआ है? 140। आई पीस कितना दिया हुआ है बच्चों? आई पीस दिया हुआ है 5। मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप की कुछ नहीं बोला जाता है तो आपको मानना पड़ेगा इन्फिनिटी को देख रहे हो, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला F0/FE होता है। ये ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला F0 प्लस FE होता है। ये दो फॉर्मूले से टेलीस्कोप के कोई भी सवाल हो जाएंगे। F0 140, FE 5, 5 से इसको कैंसिल किया, 5 2 जा 10, 5 8 जा 28 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, आप प्लीज़ लेक्चर्स देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान नजर आएंगे। 39 करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल, अगेन लेक्चर देखिए, लेक्चर्स में है सारे सवाल। दो हीटर A और B दिए गए हैं जिनकी पावर दे रखी है, तो P1 दे रखा है 1 किलोवाट, P2 दे रखा है 2 किलोवाट। ये फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल विद फिक्स्ड पावर सोर्स। पहले इनको सीरीज में जोड़ा गया। ये मान लीजिए दो, ये P1 और P2, इनको पहले सीरीज में जोड़ा गया, फिर इन्हीं को किस में जोड़ दिया गया? पैरेलल में जोड़ दिया गया, P1 P2। हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, अगर अप्लाइड वोल्टेज और इन सब का वोल्टेज सेम होगा तो फिर सीरीज में फॉर्मूला 1/P1 प्लस 1/P2, ये 1/P सीरीज में बन जाएगा। अगर अप्लाइड वोल्टेज और इन सब का अंकित वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज सेम है तो P पैरेलल का बन जाएगा P1 प्लस P2। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बोला हुआ है तो मानेंगे यार कि सारे वोल्टेज सेम है। बताओ रेशियो ऑफ पावर आउटपुट, अब पहले सीरीज में, तो सीरीज में आंसर कितना आएगा? 1/P1 मतलब कितना हो गया? 1/2 प्लस 1/1, ये 1/P सीरीज में आ गया, तो 1 प्लस 1/2 3/2, ये 1/P सीरीज आ गया, तो P सीरीज का आंसर आ गया 2/3। पहले पावर, दूसरी पावर कितनी आ जाएगी? दूसरी पावर आ जाएगी 2 + 1 यानी 3। तो पहली पावर है 2/3, दूसरी पावर है 3, रेशियो 2/9 आ गया। भैया सीधा सवाल है, बिल्कुल सीधा सवाल, जो फॉर्मूला बताया हुआ उससे सवाल कर लो। या तो हमें दीजिए पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या क्या है, नहीं दोगे तो हम तो सेम मान के आंसर निकाल देंगे, आंसर आ गया। कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस होता हम तब भी सॉल्व कर लेते। 39 के आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों। 40 में हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल पढ़ लो।
कर्व दिया हुआ है टी और वी का, P1 P2 P3 कंपेयर करना है बच्चों। क्या PV बराबर NRT होता है? तो क्या T बाय V, ये T किस में बनाया हुआ है? Y में। ये V किस में बनाया हुआ है? X में। तो PX बराबर NRY। तो क्या Y की वैल्यू PX बाय NR हो जाएगी? तो यहाँ से Y बराबर MX यानी M की वैल्यू P बाय NR हो जाएगी। और बताइए अगर स्लोप की वैल्यू मतलब स्लोप M वो P के समानुपाती है, तो स्लोप ज़्यादा P1 का दिख रहा है ना? P1 का स्लोप सबसे बड़ा दिख रहा है, P1 का स्लोप ज़्यादा है तो P1 ही क्या मानना पड़ेगा? मैक्सिमम, फिर P2, फिर P3, P1 P2 P3 आ जाएगा। P1 P2 P3 यानी फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आने वाला है। बिल्कुल सीधे सवाल हैं, सॉल्व कर जा सकते हैं। आगे चलो 41, भाई मैकेनिक्स का सवाल आया फिर से, बड़ी देर बाद खुशी हो जाती है मैकेनिक्स का सवाल दिखता है तो। V और T का ग्राफ दिया हुआ है, V और T का वक्र दिया हुआ है, A और T बनाना है बच्चों। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, शुरुआत में ग्राफ भी कुछ नहीं आएगा, सब में ही कोई ग्राफ दिया नहीं हुआ है तो वो सब जीरो ही रहेगा भाई। चलिए इंडिया पार्टिकल वगैरह जो भी है। अब ये बताओ, ये ना इसकी ढाल, इसका स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को और कांस्टेंट भी दिख रहा है। स्लोप पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि लाइन किधर झुकी हुई है? प्लस एक्स में। और कांस्टेंट क्यों है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो शुरुआत में स्लोप ऐसा आएगा, उसके बाद स्लोप कांस्टेंट आना चाहिए, ये ऐसा कैसे आ गया? गलत। स्लोप कांस्टेंट आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, गलत। स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। स्लोप ऐसा कैसे आ गया? गलत। तब तो यही आंसर हो गया। आगे भी देख लो, इसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। इसके बाद स्लोप नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट, ऐसा आ गया। तो पहले बोल दिया हमने, थर्ड आंसर आ जाएगा। बड़े सीधे सीधे सवाल है, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको होगी नहीं। आगे चलो 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन पढ़ो आप, क्या बोला हुआ है 42 नंबर के क्वेश्चन में कि वह परिपथ चुनिए जो ब्रिज संतुलन हो सकता है। हमें वो सर्किट बताना है जो ब्रिज बैलेंस हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान से क्वेश्चन देख लेना क्योंकि चित्र बहुत छोटा था। ये डायोड दिया हुआ है, ये डायोड दिए हुए हैं, सब डायोड हैं, दिख रहे हैं क्या? पहले डायोड का फॉरवर्ड बायस पता है क्या आपको कैसे होता है? अगर इस तरीके से डायोड दिखा और ये हाई और ये लो दिखा तो ये फॉरवर्ड बायस होता है, उल्टा दिखने पे रिवर्स बायस हो जाएगा। ये बताओ, ये बैटरी का हाई पोटेंशियल है, ये लो है, इधर हाई मानोगे इधर लो मानोगे तो देखो इसके आगे अगर लो आएगा तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो ये फॉरवर्ड बायस है। अच्छा ये बताओ, ये भी हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है बच्चों, अगेन इसके आगे लो पोटेंशियल, ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। फिर ये बताओ, ये बैटरी ऐसी लगी है, ये बैटरी ऐसी लगी है, ये लो पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल इधर चला गया बच्चों, इस तरफ अगर लो पोटेंशियल आ गया ये तो रिवर्स बायस हो गया, ये तो टूट गया। अगर ये टूट गया तो ये ब्रिज ही नहीं रहा, तो बैलेंस होने की तो बात ही नहीं है, ये तो गलती हो गया बच्चों। ये हाई पोटेंशियल है तो ये भी हाई पोटेंशियल आ गया। बताओ अगर डायोड में ये वाला सिरा हाई पोटेंशियल पे आ जाता है तो रिवर्स बायस मतलब करंट जाने ही नहीं देगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी इसमें से करंट जाएगा नहीं, ये भी टूट गया तो ब्रिज ही नहीं रहा, तो ब्रिज बैलेंस कैसे होगा? तो ये दोनों तो खत्म हो गए। अब ब्रिज बैलेंस के लिए क्या रेशियो सेम होना चाहिए था? ये बताओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्ञान लगाना पड़ेगा क्योंकि बच्चा डायरेक्टली देखेगा ना, अगर 10/15 ये रेशियो कितना हो गया? 10/15। और ये रेशियो कितना आ गया? 10/5। क्योंकि बच्चा बोलेगा आइडियल डायोड है तो ये 5 हो गया, तब तो बैलेंस ही नहीं हो पाएगा। बच्चों मानना पड़ेगा ये जो डायोड है ना, ये आइडियल नहीं है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा R। क्या ये ब्रिज बैलेंस हो सकता है? हाँ, अगर इस डायोड का रेजिस्टेंस 10 हो जाए तो ये ब्रिज बैलेंस कर सकता है क्या? कर सकता है। डायोड आदर्श या आइडियल नहीं होगा सर। ऐसे ही अगर ये फॉरवर्ड बायस हो गया है, हमने पता तो लगा लिया फॉरवर्ड बायस, तो क्या ये भी ब्रिज बैलेंस हो सकता है? नहीं बच्चों, क्योंकि अगर ये आइडियल मान लेते तब तो बैलेंस होता ही नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेट वायर हो जाता है ना। अगर इसे आइडियल नहीं मानोगे तो बच्चों एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल में आंसर, जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ते हैं R1 R2 तो आंसर उनका हमेशा R1 से भी छोटा आता है, R2 से भी छोटा, क्योंकि पैरेलल में 5 जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कुछ भी लगा दो आंसर 5 से छोटा ही आएगा। तो इधर 10 और 15 का रेशियो 10/15 आएगा और उधर 10 एक ऐसा नंबर बनेगा जो 5 से छोटा ही होगा। और अगर ये 5 से लेस नंबर है तो ये ब्रिज कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगा, ये भी। इसलिए फर्स्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल है, ठीक है। 42 अच्छा सवाल है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो बच्चों।
42 का आंसर फर्स्ट आ चुका है। 43 नंबर पे आ जाओ। 43 हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रखा है, मास ऑफ बॉब पेंडुलम इज इंक्रीज्ड थ्राइस। मास को 3 गुना कर दिया है, लेंथ को आधा कर दिया है, टाइम पीरियड 2π√L/g होता है बच्चों, मास नहीं होता है, टाइम पीरियड में √L आता है। द न्यू टाइम पीरियड x/2 हो गया, मतलब पहले टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ना x/2 हो गया, ऐसा कह रहा है, तो x की वैल्यू कितनी होगी? अब बताओ, t प्रोपोर्शनल टू √L होता है। क्वेश्चन ने बोला है लंबाई आधी हो गई, लेंथ इज मेड हाफ, तो टाइम प्रोपोर्शनल टू 1/√2 हो जाएगा, टाइम 1/√2 टाइम्स, क्योंकि लेंथ हाफ हो गई ना। ये √1/2 की वैल्यू ही x/2 दे रखी है, तो x की वैल्यू 2/√2 आ जाएगी। 2/√2 मतलब √2 आ जाएगी, √2 मतलब सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 43 का आंसर सेकंड आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन आ गया बच्चों। ये सवाल हम वीडियो लेक्चर्स में कई बार कराते हैं सैटेलाइट की एनर्जी वगैरह के लिए। क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट। बच्चों सैटेलाइट लॉन्च करने का मतलब क्या है कि शुरुआत में एक मास है, बताओ मास की टोटल एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक होगी नहीं तो केवल पोटेंशियल, -Gmm/r, ये टोटल एनर्जी हो जाएगी, इनिशियल एनर्जी। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक 0 तो केवल पोटेंशियल। बाद में रेडियस r ऑफ ऑर्बिट टू एन ऑल्टीट्यूड। अब बाद में ऑल्टीट्यूड मतलब सरफेस से हाइट इसकी 2r कर दी। बताओ बच्चों, बाद में सैटेलाइट बन गई, आपको पता है सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी होती है? -Gmm/2 स्मॉल r। स्मॉल r मतलब केंद्र से दूरी, सेंटर से डिस्टेंस, Gmm/2 टाइम्स ऑफ 3r, यानी एनर्जी आ गई -Gmm/6r। बच्चों ये इनिशियल एनर्जी है, ये फाइनल एनर्जी है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है कुछ नहीं बोला हो पूरी फिजिक्स में तो एक्सटर्नल वर्क। एक्सटर्नल वर्क होता है टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। टोटल एनर्जी फाइनल कितनी है? -Gmm/6r, माइनस इनिशियल एनर्जी कितनी है? -Gmm/r। बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना बच गया? Gmm/r माइनस Gmm/6r, यानी 1 - 1/6 आंसर कितना आ गया? 5/6 Gmm/r। 5/6 Gmm/r फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। ये पहले भी PYQ में आ चुका है। हम लोग 2 सवाल कराते हैं, मास को सैटेलाइट बनाना और सैटेलाइट को सैटेलाइट बनाना। पहला सवाल यही कराते हैं, मास को सैटेलाइट बनाना। आंसर बच्चों को याद होगा जिसने हमारे नोट्स पढ़े होंगे। आओ 45 नंबर के क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। 45 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। 45 में क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? एक शीट को हमने रख दिया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, एक शीट रखी गई है इन फ्रंट ऑफ स्ट्रॉन्ग पोल। तो एक ये पोल है यहाँ पे, है ना, ऐसे कोई मैग्नेट मान लो, ऐसे नॉर्थ पोल है, ये शीट रखी गई है। पूछा है फोर्स नीडेड, कब फोर्स आवश्यक होगा? फोर्स आवश्यक होगा शीट को होल्ड रखने के लिए इफ इट इज मैग्नेटिक। मान लो ये मैग्नेटिक शीट होती, तो मैग्नेट होती तो इसका भी कुछ पोल होता, इसके पास भी अगर पोल होता तो ये दूसरा पोल है, या तो इसे अट्रैक्ट कर रहा होता या तो इसे रिपेल कर रहा होता। तो हाँ, हमें ये फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर ये ऊपर जा रहा होगा तो हमें नीचे फोर्स लगाना पड़ेगा, ये नीचे जा रहा होगा तो हमें ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है बच्चों, ए ऑप्शन तो सही है। होल्ड द शीट, क्वेश्चन क्या है? फोर्स इज नीडेड, फोर्स की आवश्यकता होगी होल्ड द शीट, शीट को पकड़ने के लिए। अगर ये नॉन मैग्नेटिक, बच्चों नॉन मैग्नेटिक है तो नॉर्थ पोल, नॉन मैग्नेटिक मतलब लकड़ी की रख दी आपने, लकड़ी की प्लेट, तो कोई इंट्रैक्शन ही नहीं होगा, तो क्यों फोर्स लगाना पड़ेगा? गलत, फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तीसरा, फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी टू मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये बताओ, अगर इफ इट इज कंडक्टिंग, मान लो ये कंडक्टिंग शीट है बच्चों, अगर तुम इसको दूर ले जाओगे तो कंडक्टिंग शीट में ना मैग्नेटिक फील्ड कम होने लग जाएगा क्योंकि दूर जा रहा है, तो यहाँ पे एडी करंट्स आने लग जाएंगे। और एडी करंट्स अगर यहाँ पे आने लग गए बेटा जी, एडी करंट्स आने लग गए तो हमें फोर्स लगाना पड़ जाएगा ना। तो यानी कि फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? हाँ, सी ऑप्शन में भी फोर्स की रिक्वायरमेंट्स होगी। आखिरी ऑप्शन, फोर्स की जरूरत पड़ेगी
to move the sheet away from the pole with uniform velocity if it is non conducting or non polar। बच्चों अगर नॉन कंडक्टिंग है, नॉन पोलर है, तो ये मैग्नेट के साथ, इस पोल के साथ इंटरेक्शन ही नहीं करेगी। नॉन कंडक्टिंग और नॉन पोलर मतलब ना उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है, बन नहीं सकते हैं क्योंकि नॉन पोलर है, और दूसरा नॉन कंडक्टिंग है तो वो मैग्नेट के साथ इंटरेक्शन ही नहीं करेगी। इसका मतलब ए और सी ही सही आंसर है, मतलब सेकंड इसका आंसर है। जब जब पोल से इंटरेक्शन होगी तब तब तुम्हें फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ए और सी में ही फोर्स की जरूरत पड़ेगी। आगे चलिए 46 क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाइए। 46 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर दिया हुआ है, 210 50 हर्ट्ज शिखर धारा का मान पूछा है। बच्चों ये बताओ V बराबर आई जेड फॉर्मूला लगा दो इसमें। V की वैल्यू कितनी दे रखी है 210, I की वैल्यू पूछी हुई है। बच्चों ये 210 ना RMS है, तो अगर ये RMS V लिखा है तो I की भी RMS वैल्यू आएगी, और Z होता है 1/ωc। किसका? ये जो अपन ने कैपेसिटर देखा है उसका Z मतलब XC होगा, XC की वैल्यू 1/ωc, तो यहाँ पे 1/ωc लिखा हुआ है। तो फिर IRMS का आंसर कितना आ रहा है? IRMS का आंसर आ रहा है 210 इंटू ωc। पीक वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? शिखर मान कितना आएगा? इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देना, यही शिखर मान है। सॉल्व कर लो बच्चों इसे, 210 इंटू √2 को 1.4 मान लो। ओमेगा कितना होगा? 2 पाई एफ की वैल्यू 50 ओमेगा, और सी की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 10 की पावर -6। बस ये सुंदर सी कैलकुलेशन कर लो, आंसर बन जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये 2 और 50 100 हो गया, 100 और 10 1000 हो गया, 1000 और 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -3 बाकी रह गया। और बताइए ये पाई को 3.14 मान लिया, और ये √2 था 1.4, और ये 210। ये अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप ये बताओ, रफली सॉल्व करूंगा मैं इसे। रफली अगर इसे सॉल्व करता है, इसको 3 मान लो, इसे थोड़ा कम कर दिया तो इसे बढ़ा दो, तो 3 और ये 1.5, ये 4.5 हो जाएगा। 4.5 को 210 से मल्टीप्लाई करना है, 4.5 को 210 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब आप ये मान लो, और ये 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -3 अगर इसे दोगे तो ये 0.2 हो जाएगा। 4.5 को लगभग 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0.9 के आसपास आंसर ये देखिए भैया, दूसरा आंसर। समझ रहे हो क्या? डायरेक्टली कैलकुलेशन, रफली कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि दूर दूर से सारी वैल्यूज आंसर आ जाएंगी। चलिए 46 के आगे चलिए, 47 क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों। 47 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक मेटेलिक बार दिया हुआ है हमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि मेटेलिक बार ऑफ यंग मॉडुलस दिया हुआ है, यंग मॉडुलस की वैल्यू 0.5 इंटू 10 की पावर 11 दी हुई है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है 10 की पावर -5, लेंथ दी गई है 1 मीटर, एरिया दिया गया है 10 की पावर -3, डेल्टा थीटा दिया गया है, डेल्टा थीटा डेल्टा टी 100 दिया गया है, 100 - 0। बेंडिंग नहीं हुई है तो कंप्रेसिव फोर्स कितना लगेगा? तो बच्चों मेटेलिक बार दी हुई है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन दिया गया है, तो ये कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि कोई सपोर्ट रहा होगा। क्लास में बताते हैं हम, 2 दीवारें, दोनों दीवारों के बीच में हमने एक रॉड रख दी है। अब इस रॉड को हमने गर्म किया, तो बताओ यंग मॉडुलस का फॉर्मूला कितना होता था? फोर्स अपॉन एरिया और नीचे डेल्टा L/L, यही फॉर्मूला होता था बच्चों। क्या डेल्टा L का फॉर्मूला L अल्फा डेल्टा थीटा होता था? तो डेल्टा L/L का फॉर्मूला अल्फा डेल्टा थीटा आएगा। तो ये यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा? यंग मॉडुलस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, ये डेल्टा L/L की जगह तुम अल्फा डेल्टा थीटा लिख सकते हो। और यहाँ से तुम्हारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला YA अल्फा डेल्टा थीटा। सॉल्व कर लो, YA अल्फा डेल्टा थीटा, YA अल्फा डेल्टा थीटा, यही अपने पास आंसर आ जाएगा किसका? इस फोर्स का। Y की वैल्यू कितनी दे रखी है? Y की वैल्यू 0.5 इंटू 10 की पावर 11, ये Y की वैल्यू दे रखी है। एरिया कितना दे रखा है? 10 की पावर -3 एरिया दे रखा है। YA अल्फा कितना दे रखा है? अल्फा 10 की पावर -5, और डेल्टा थीटा कितना दे रखा है? 100। तो ये मैंने y लिख दिया है, ये मैंने a लिख दिया है। a की वैल्यू सही लिखी है क्या? 10 की पावर -3, हाँ।
और अल्फा अल्फा 10⁻⁵ हाँ, और डेल्टा थीटा 100। सॉल्व कर लो बच्चों इसे। तो 0.5, तो 0.5 रहने दो एक बार। और ये कितना है, 11 और 2 कितना हो गया, 13। 13 में से 3 गए 10, 10 में से 5 और गए, मतलब 10 की पावर 5। तो क्या इसे मैं 50 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ क्या? 50 इंटू 10⁻³ क्या 47 का आंसर सेकंड आ जाएगा क्या? सेकंड इसका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, सब नोट्स में मिलेंगे सवाल आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, 48 क्वेश्चन। बोलो 48 क्वेश्चन क्या है? आयरन बार की लेंथ L है, एक लेंथ L है, मैग्नेटिक मोमेंट M है। बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है M इंटू L। मान लिया यहाँ पे M दिया हुआ है अपने को, तो M इंटू L मान लिया अपने, ठीक है ना, एक प्लस M एक माइनस M। तो आयरन बार मैग्नेट दोनों पोल्स के कारण। अब इसको मिडिल से बेंड कर दिया, तो इसको ऐसे बेंड कर दिया मिडिल से, मतलब ये भी L/2 हो गया, ये भी L/2 हो गया, और दो आर्म 60 डिग्री बना रही है। अब दो आर्म 60 डिग्री बना रही है, तो नया मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट होता है M इंटू दोनों पोल्स के बीच की लेंथ। अब ये M है, ये माइनस M है, इनके बीच की लेंथ कितनी होगी? ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना, समबाहु त्रिभुज बन गया। ये L/2 L/2 है, तो ये एंगल भी बराबर होने पड़ेंगे ना, 60-60, तो ये लेंथ भी L/2 हो जाएगी। M इंटू L/2 आ गई। M इंटू L तो पुराना M था, पुराना M/2, पुराना M/2, यानी सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत सीधे सवाल दिए हुए हैं, कोई ऐसा सवाल ही नहीं है एक आध छोड़ के जिसमें आपको ज़्यादा जोर आए। 49 क्वेश्चन में आगे बच्चों, कैपेसिटर का सवाल है, बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है। बैटरी से जुड़े समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट एक दूसरे की ओर गति करती है। इंग्लिश में बोल देता हूं, इफ प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू बैटरी। बच्चों जब बैटरी से कनेक्टेड है कैपेसिटर, तो याद करना है उसका V क्या होगा, कांस्टेंट। अब बोलिए V कांस्टेंट है और बोला हुआ है D कम करना है, क्योंकि मूव क्लोजर। इनकी जो प्लेट्स है ना, प्लेट्स क्वेश्चन ने बोला है प्लेट्स किधर मूव करती हैं, क्लोज टू ईच अदर, मूव क्लोजर टू ईच अदर, तो डिस्टेंस क्या हो गई, कम। तो बताओ C का फॉर्मूला कितना होता था, ε0 A/d। अगर D कम हो गया तो C बढ़ जाएगा क्या? और Q का फॉर्मूला कितना होता था, Q बराबर CV, क्योंकि बैटरी जुड़ी हुई है, V हट जाएगा, तो Q किसके प्रोपोर्शनल आता था, C के। और C बढ़ रहा है तो Q भी बढ़ जाएगा, सब हमने क्लास में बताया हुआ है। अच्छा, इस एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, हाफ CV², जब बैटरी कनेक्टेड होती है। V कांस्टेंट, हाफ कांस्टेंट, क्योंकि C बढ़ गया है, U भी बढ़ जाएगा। अब एक एक ऑप्शन पढ़ लो। चार्ज स्टोर इन इट इंक्रीजेस, चार्ज इंक्रीजेस, हाँ बिल्कुल सही बात है। एनर्जी डिक्रीजेस, एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है, गलत हो गया। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ये तो सही हो गया। रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल, चार्ज टू पोटेंशियल ये सेम रहेगा। तो बच्चों V तो कांस्टेंट था, लेकिन Q बढ़ रहा है, तो ये तो रेशियो बढ़ना चाहिए, कांस्टेंट कैसे रह गया, गलत हो गया। E प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, Q और V का प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। बच्चों V तो कांस्टेंट है, लेकिन Q बढ़ रहा है, हमें पता है, प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, ये सही हो गया। तो ACE आंसर आ गया, ACE, ACE, ACE सेकेंड ऑप्शन। इंग्लिश में भी दिख रहा होगा, ये ऊपर कर देता हूं मैं, ACE सेकेंड इसका आंसर आने वाला है 49 क्वेश्चन का। ठीक है, आओ आखिरी 50वां सवाल, बहुत ही आसान सवाल, यूनिट डायमेंशन के सवाल आते ही हैं एरर वगैरह के। F की वैल्यू दे रखी है α_t² प्लस β_t, और आपसे ये बोला हुआ है कि द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस, अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो विमाहीन है, डायमेंशनलेस है। बच्चों बताओ, क्या ये भी फोर्स रहा होगा, क्या ये भी फोर्स रहा होगा, बल में बल ही तो जुड़ेगा। तो विमा, क्या α_t² और β_t की विमा डायमेंशन, इसकी भी डायमेंशन सेम होगी, हाँ, T से T हट गया, क्या α_t और बीटा की विमा या डायमेंशन सेम होगी, क्या होगी? बताओ, βt/α, ये छोड़ो, α_t और बीटा की विमा सेम है और इनकी विमा, इनकी डायमेंशन सेम है, तो ये दोनों क्वांटिटी कैंसिल होकर डायमेंशनलेस हो जाएंगी यार। आ गया सेकंड आंसर, बिल्कुल आसान सा आंसर है। तो बच्चों बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, नीट में सिलेक्शन के लिए ज़्यादा पढ़ना आवश्यक नहीं है, जो पढ़ो उसे बार बार पढ़ो और अच्छे से समझो।
हमारा जो कोर्स है जिसमें 11-12 की फिजिक्स मात्र 2,500 रुपये में मिल रही है, कम पढ़ाया गया है, इतना पढ़ाया गया है कि नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, किसी कोचिंग का कोई भी मटेरियल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हमारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाओ। जो 13-14 साल से हम पढ़ा रहे हैं उससे हमें पता है कि इन्हीं चीज़ों से सवाल आएगा। अननेसेसरी अगर ज्ञान ही देना है तो बुक्स में तो सारे टीचर से ज़्यादा ज्ञान है तो बुक ही पढ़ ले बच्चा, लेकिन बुक्स में इतना कंटेंट है कि कैसे पढ़ोगे। एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएं। एक्सपीरियंस टीचर्स ने जो नोट्स बना रखे हैं उनको फॉलो करें। हमारा जो कोर्स है उस कोर्स को देखें, उससे आप फिजिक्स में 180 में से 180 नंबर ला सकते हैं। तो बच्चों मिलते रहेंगे इस चैनल पे आपसे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।